Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 15, light. तो आज हम लाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलवेज आप जानते हैं कि लाइट जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर लाइट ना हो तो ये जो रंगीन दुनिया ये क्या करेंगे, हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप ना हमको देख पाएंगे ना हम आपको। तो यानी कि लाइट के बिना ये लाइफ पूरी अधूरी है। यानी कि लाइट अगर ना हो तो हम किसी चीज को, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो खराब हो, उसको देख नहीं पाएंगे। तो यानी कि लाइट जो है वो चीजों को विजिबल बनाता है हमें देखने के लिए। लाइट के थ्रू ही जब किसी चीज पर जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो क्या हम देख पाते हैं किसी चीज को? नहीं देख पाते पहले। अभी तो बहुत सारी टेक्निक हो गई है, लाइट आ जाती है, मतलब कि सनलाइट चली जाती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम दिन और रात में कोई भी काम जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लोगों के पास ये लाइट नहीं थी, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सब नहीं था, तो वो जैसे सारे काम को वो दिन में करते थे और जैसे ही जहाँ पर रात हो जाती थी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था तो वो वहीं पे स्टॉप रुक जाते थे और फिर आगे के काम को वो दूसरे दिन करते थे। अभी क्या हो गया, हमको आज रात को ही ये काम खत्म करना है तो हम आज रात को खत्म करें। लेकिन पहले क्या होता था कि उनकी कंपेल थी कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना देखे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी काम हो, खाना बनाना हो, कहीं जाना हो या कोई भी काम हो, पहले तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी वो सभी लोग नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें वहां पर जो लाइट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हम पहला जो पॉइंट हमने लिखा है, व्हाट मेक्स विजिबल, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो सिंपल, हमें पता है कि कोई भी विजिबल बनाने के लिए कौन सी चीज है, वो लाइट है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, हमारी आंखों में लाइट पड़ती है और फिर वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइट के क्या क्या, किस तरह से लाइट पड़ती है, कैसे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं और किस किस तरह से ये बनते हैं, जो इमेज बनती है वो कैसे। आपने 7th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा और देखा होगा कि लाइट जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो उसमें ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। एज वर्क अवर आइज, हमारी आंखें भी उसी तरह वर्क करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मिरर पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वापस होती है, इसी लॉ को हम देखेंगे। एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो पहली लाइट है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो दोनों एंगल क्या होंगे, वो अगर सपोज वे 30 डिग्री यहाँ पर अगर मिरर पे बन रहा है तो दूसरा वाला भी जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। देखेंगे सपोज दिस इज अ मिरर, ये मिरर है और ये इंसिडेंट्स यानी कि ये लाइट, सपोज में हमने टॉर्च को जलाया और ये यहाँ पर पड़ी और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी कि जो ये एंगल है सपोज भी ये 30 डिग्री और ये भी क्या है 30 डिग्री, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या है, इक्वल है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, यानी कि दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, यानी कि दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का दोनों क्या है, इक्वल है एंड इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं जो रेगुलर होते हैं और कुछ होते हैं डिफ्यूज। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज देखेंगे। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, पैरेलल यानी कि जो सीधी रेज आती है पैरेलल, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular are not parallel, the reflection is known as diffused or regular reflection। ठीक है, सपोज में यहाँ पर ये एक सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, इरेगुलर या डिफ्यूज है, यानी कि ये सरफेस कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं मतलब कि खुरदुरा सरफेस है।
अब इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो सपोज में एक बार यहाँ पड़ी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, और जब दूसरी पड़ रही है सपोज में वो यहाँ पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरफ पड़ी और ये रिफ्यूज होके इधर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर होगा, ठीक है, डिफ्यूज होगा, यानी कि किसी भी तरह से ये ऐसे ही हर जगह हम देख लेंगे, कोई इधर डिफ्यूज होगी, कोई इधर होगी, यानी कि ये जो इसका सरफेस है वो कैसा है, इर्रेगुलर है, और जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी इर्रेगुलरली है, कहीं इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है कभी इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो प्रॉपर नहीं है। ऐसा करके भी हम देख सकते हैं। सपोज में 2-3 कांच के टुकड़े ले लो और उस पर लाइट डालो तो देखोगे कि रिफ्लेक्शन जो है वो इर्रेगुलर हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जस्ट अपोजिट हमारा है रेगुलर, यानी कि उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा, और जब स्मूथ सरफेस पे लाइट गिरती है तो वो क्या होता है, हम देख लेते हैं। स्मूथ सरफेस, ये एक कांच है सपोज में, सिंपल कांच पैरेलल है, और जब इस पे लाइट हो रही है तो एक रेगुलर फॉर्म में ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि जहाँ पे सेम ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब सारी लाइट्स जो होती है एक स्मूथ सरफेस पर, एक पैरेलल सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे गिरती है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, और इसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी हम समझ गए कि लाइट की वजह से ही किसी चीज को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, और जो मिरर होता है वही रिफ्लेक्शन का काम करता है, और जब रिफ्लेक्शन होता है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये रेगुलर हो सकता है और इर्रेगुलर हो सकता है। रेगुलर होगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलरिटी शो करेगा, और अगर सरफेस हमारा डिफ्यूज्ड होगा, खुरदुरा होगा, तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें डिफ्यूज इरेगुलरिटी शो होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि एक बार लाइट जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यानी इस पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके इमेज बन चुकी है, वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके कैसे इमेज फॉर्म करती है हम देखते हैं। जैसे हम जब बाल कटवाने जाते हैं तो हम अपने पीछे का बाल कैसे देखते हैं, दूसरा मिरर यूज करते हैं, यानी कि एक बार जो हमारा फ्रंट साइज का जो फिगर दिख रहा है हमको, जो इमेज हमारा दिख रहा है, वो एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और जो पीछे हम दूसरे मिरर से देख रहे हैं वो यानी कि हमारी जो दोबारा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म होता है, इस तरह से जिस इमेज को हम देखते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि लाइट दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। एक बार रिफ्लेक्टेड होने के बाद दोबारा भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट होती है तभी तो हमें दूसरी बार इमेज पीछे का, यानी कि एक इमेज तो हमारा पहले वाले सामने वाले मिरर में बना हुआ है, हम जो इमेज बना रहे हैं वो क्या करें, पीछे वाले जो पीछे का, यानी पीछे जो इमेज बन रही है वो हमें सामने दिखाई देती है, यानी कि पहली जो रिफ्लेक्शन है वो पीछे वाले मिरर पे पड़ रहा है, और पीछे वाला मिरर ही सामने फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें पीछे के बाल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल इमेज भी बन सकता है, यानी कि एक इमेज के अलावा मल्टीपल इमेज भी बन सकता है। इसके लिए एक एक्टिविटी है दैट कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप कैसे बनाया जाता है ये मेथड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। टू मेक अ कैलेडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हमें कैलेडोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है कि हमको 3 रेक्टेंगुलर मिरर लेना है स्ट्रिप, जिसकी लंबाई कितनी हो 15 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, और 4 सेंटीमीटर वो उसकी चौड़ाई हो। Join them together to form a prism,
और इसको एक साथ ज्वाइन कर देना है इस स्ट्रिप को, और इसको फिर प्रिज्म फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन सर्कुलर कार्डबोर्ड, और इसको फिक्स एक प्रिज्म लेकर उसमें फिक्स कर देना है एक कार्डबोर्ड सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि गोले में उसको शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं कि लंबा बनाना है, गोले में उसको अरेंज कर देना है। Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strips, और उसके बाद एक ट्यूब बना लेना है जो कि थोड़ा सा कार्डबोर्ड का ही मोड़ के ट्यूब बना लेना है जो कि लंबा हो। उसके बाद क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब, और एक एंड जो ट्यूब बनाया हुआ है उसके एक एंड को हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है बाई अ कार्डबोर्ड से डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर, और उसके सेंटर में एक होल होगा थ्रू विच यू कैन सी। अब इसके थ्रू आप किसी चीज को देख सकते हैं, इससे देख सकते हैं आप जो चार्ट पेपर आते हैं कलरफुल, इससे टॉयज अच्छे बच्चे देखते हैं। पहले बहुत पहले एक बायोस्कोप जैसा आता था, उसमें हम क्या करते थे, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता था और उसमें हमें बहुत अच्छी चीजें दिखाई देती थी। अभी वो नहीं है, लेकिन आप इसको बना के देख सकते हैं कि चीजें बहुत ही अच्छी और एक साथ ढेर सारे मल्टीपल इमेज भी आपको दिखाई देंगे। कलरफुल आप बनाएंगे तो और भी अच्छा, बच्चे इसको अपने टॉयज के फॉर्म में, यानी टॉयज को देखेंगे तो उनको ढेर सारे टॉयज और सुंदर दिखाई देंगे। ये आप बना के जरूर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो सनलाइट होती है वो व्हाइट होती है या कलरफुल होती है, ठीक है। लाइट होती है, जो सनलाइट हमारे चारों तरफ सराउंडिंग मीडियम में उजाला का एक पूरा सोर्स है, वो व्हाइट कलर का होता है या कलर्ड, यानी कि वो हमें दिखाई कैसा देता है, व्हाइट कलर दिखाई देता, कोई कलर दिखाई नहीं देता। तो ये कैसा है, व्हाइट कलर है या फिर कलरफुल है, ये सस्पेंस है। तो कभी कभी जब बारिश होती है तो रेनबो बन जाता है, स्काई में रेनबो बनता है, उसको हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वो 7 कलर्स लाइट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ये हमको इस टॉपिक में देखना है। सबसे पहले वो 7 कलर्स होते कौन है वो हम देख लेते हैं। इसको विबग्योर बोलते हैं, इससे आपको ये लर्न होने में इजी होगा। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, यानी कि V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, एंड V फॉर ब्लू, एंड G फॉर ग्रीन, एंड Y इज येलो, एंड O ऑरेंज, एंड R रेड, ठीक है। ये 7 कलर जो होते हैं वो रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। ये 7 कलर जिस की ज्यादा होती है वो हमें तेज दिखाई, वो कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है, जैसे रेड और इसमें होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस एक्टिविटी को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास का प्रिज्म ले लेते हैं। ये आपको बड़े क्लास में प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा, उसमें कि हम देखेंगे कि कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है वो प्रिज्म का, वो अलग सा प्रैक्टिकल है, 12th क्लास में कराया जाता है। अभी होगा कि कट गया होगा, आई हैव नो आइडिया। तो एक हम प्रिज्म लेते हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसको हम जानने के लिए कि जो कलर है वो व्हाइट है या कलर्ड है, ठीक है। तो हम देखेंगे, कमरा बंद कर दो पूरी तरह से, एक कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही हो वहीं पर प्रिज्म हम लगा देंगे। तो पहले तो ये व्हाइट कलर, हमें जो लाइट आ रही है हमारे कमरे में वो व्हाइट हमें दिखाई देती है, हमें और कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो प्रिज्म से क्रॉस करके जाएगा तो वो हमें 7 कलर जो है वो ये वाले कलर हमें दिखाई देंगे, यानी कि जो इसको हम व्हाइट कलर, सनलाइट को हम व्हाइट कलर भी बोलते हैं, यानी कि ये व्हाइट कलर्ड होता है, व्हाइट कलर। और ये 7 कलर इस तरफ से देख लेंगे, जब ये 7 कलर्स यहाँ प्रिज्म में क्रॉस करते हैं तो व्हाइट हो जा रहा है, यानी कि दोनों प्रोसेस हो रहा है। इस तरफ यानी कि 7 कलर्स हमें शो हो रहे हैं, और इधर व्हाइट कलर यानी कि सनलाइट को हम व्हाइट कलर भी कहते हैं। ये और जगह भी हम देख सकते हैं, जो सीडी, जो डिस्क आती है सीडी हार्ड कॉपी, तो उसमें क्या होता है, उसको भी अगर हम तेजी से उसको इस तरह से, सीडी होती है उसको हम एक किसी चीज में लगा दें और उसके बाद उसको हम क्या करें, खूब तेज से उसको घुमा दें, राउंड कर दें, तो हमें देखेंगे कि उसमें 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें और भी एक्टिविटी करके देखना है तो हम एक कागज ले लेते हैं, उसको इस शेप में काट लेते हैं
और उसके बाद उसमें हम 7 कलर जो है वो यही 7 कलर 1 2 3 4 5 6 एक और कलर 7, ठीक है, ये बराबर। और 7 कलर्स में हम इसको कलर कर देते हैं, जो हमारे ये 7 कलर्स हैं, और इसके बाद हम इस पे हवा देते हैं, और जब ये घूमेगा तो भी हमें वो 7 कलर जो है वो व्हाइट कलर दिखाई देंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी सनलाइट है वो किस कलर की है, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर हुआ कैसे, इन 7 कलर्स के मिलने के बाद वो कलर कैसा हो जा रहा है, व्हाइट हो जा रहा है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है आईज। आईज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पार्ट या फिर हमारी लाइफ का। यानी कि अगर आंख न हो तो ये सारी चीजें क्या होंगी। तो आई जो है वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। आज हम इसी के बारे में कुछ देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं और इसमें इमेज कैसे बनती है, कि जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो क्या एक्शन होता है आंखों के अंदर, ठीक है। व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर क्या है। तो ये हमारी जो आईज होती है वो राउंड स्फेरिकल शेप होता है, और उसके बाद ये पूरी एक सीलियरी मसल्स होती है, और उसके बाद उसमें जो गोल हमें एक दिखाई देता है उसमें एक लेंस होता है, और ये कॉर्निया होता है, और कॉर्निया के साइड जो सेंसिटिव मसल्स होती हैं, आइरिस होता है, यही क्या करता है, कॉर्निया को कंट्रोल करता है। और आइरिस इज अ पार्ट ऑफ दैट गिव द डिस्टिंक्टिव कलर्स ऑफ द आई। किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें हरी होती है, तो ये किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। और इसी में आइरिस में एक छोटा सा जो होल्स हमें दिखाई देता है, इसी की यही पूरा कंट्रोल करता है आइरिस कॉर्निया को, ठीक है। और उसके बाद जो हमें व्हाइट कलर का पूरा पार्ट दिखाई देता है आंख में, इसको हम कहते हैं रेटिना। और यही रेटिना जो होता है उसके बाद इसमें लास्ट में ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। जब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है तो इमेज 16 सेकेंड लगते हैं। जब मूवीज वगैरह हम देखते रहते हैं तो 24 इमेज बन सकते हैं, 24 सेकेंड, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बहुत जल्दी यानी कि एक सीन गया नहीं कि एक आया, तो बहुत जल्दी इमेज बनता है, ठीक है। तो यानी कि जब ये रेटिना होती है, इसके दो सेंसिटिव नर्व सेल्स अरेंज करता है, जो कि एक कोन्स होता है और एक होता है हमारा रॉड। जो ये कोन्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट, यानी कि जब तेज लाइट होती है जैसे दिन में, और जो ये रॉड्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं डीम लाइट में, ठीक है। और ये जो रेटिना होता है इसमें कोई सेंसेशन नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। यही दोनों जो सेंस होते हैं, ये दोनों जब ब्राइट लाइट होती है तो ये सेंसिटिव कोन्स होता है, और जब डिम लाइट होती है तो ये रॉड, जो दोनों हमारे सेंसरी नर्व हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही लाइट पड़ती है और ये हमारी आंखों में पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये हमने देखा कि ये बीच में उभरा हुआ है। तो इस तरह से सेंटर में उभरा हुआ कौन सा लेंस होता है, जो ये लेंस होता है बीच में उभरा हुआ, आप जानते हैं कॉन्वेक्स होता है। तो ये इस तरह से पूरे आई का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, सिलियरी मसल्स होता है, आइरिस होता है, लेंस होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है। और रेटिना दो सेंस ऑर्गन्स करते हैं, जो कि कोन्स है एक और एक रॉड्स है, ठीक है। तो इन्हीं पर क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है यहाँ पर और पूछा जाता है कि इसकी वजह से आंखों का कलर नीला हरा पीला होता है, तो आइरिस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब इस तरह से ये हमारे आंख अगर ना हो तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई, ये सारी चीजें होती हैं। आईलिड्स, जो हमारी आंखें जो झपकती हैं, पलक बार जो हो, ये हमें गॉड ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया हमारी आंखों को सेफ्टी के लिए, कि अगर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जैसे धूल मिट्टी या फिर कोई भी चीज हमारी आंखों में न जाने, ब्लिंकिंग आईज ऑल टाइम ब्लिंकिंग हमेशा होती रहती है, तो ये हमें हमारी सेफ्टी के लिए होता है। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब ओल्ड एज आता है तो किसी को
वहाँ पर क्या होता है कि क्लाउडी होने लगती है, जो हमारी पूरी ये रेटिना होती है वो क्लाउडी होने लगती है और चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती। अब तो हमारी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो आराम से लेंस को चेंज कर दिया जाता है और ये बहुत ही इजी हो गया है और सेफ भी है, कुछ इसमें खतरा नहीं है, आराम से हो जाता है। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि बुक को बहुत पास से पढ़ते हैं, लेकिन एक सही डिस्टेंस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि बुक को हमको 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा पास या उससे ज़्यादा दूर नहीं करना चाहिए, वो राइट डिस्टेंस होता है। इसीलिए किसी को क्या होता है कि पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, और किसी को दूर की दिखाई देती है और पास की दिखाई नहीं देती, जिसको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष विजन जिसका लॉस होने लगता है, या दूर का विजन लॉस हो गया हो इसलिए दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और किसी का पास का विजन लॉस हो जाता है तो उससे पास की नियर की चीजें दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए अलग अलग तरह के लेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आई। अब हम देखेंगे टेक केयर ऑफ आई और विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल सिस्टम है आप में, जो कि खुद ही एक अंधे थे और उन्होंने ये सिस्टम बनाया था, ये हम देखते हैं। बस इतना ही चैप्टर में हमें और थोड़ा सा देखना है। ठीक है, हमने आइस के पार्ट देख लिए कि आइस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे उसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब हम देखते हैं कि केयर ऑफ द आई, आइस का केयर कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें डीम लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, या फिर लेज़र लाइट वगैरह जो होती है वो आँख पे डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, उससे रेटिना जो होती है हमारी वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, और आँख में अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए तो हमारी आँखों को रब नहीं करना चाहिए, उसे साफ पानी से धो लेना चाहिए। और अगर कोई अदर प्रॉब्लम आती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आँख में जैसे हेडेक हो रहा है, ये सारी अगर प्रॉब्लम है तो भी हमें डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट में या डायरेक्टली हमको सन को नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी आँखों का केयर कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को देख पाएँ और हमारी साइट जो है वो लॉन्ग टाइम तक चले, हम उसको देख सकें। ठीक है, दुनिया को देख सकें। ठीक है, अब उसके बाद ये तो था आँख और लाइट, यानी कि लाइट की वजह से, और आँख जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट और आँख दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी चीज को देखने का। ठीक है, उसके बाद अब आता है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। क्या जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो पढ़ लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि नंबर्स ऑफ पर्सन हैं जो कि ऐसा किया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो कि बॉर्न कॉन्जेनाइटल होते हैं, उनको बचपन से ही, जब से वो पैदा होते हैं तब से ही उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाई एक्सीडेंट्स उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाती है, एज की वजह से आंखें, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उनका विजन जाने का, उन्हें दिखाई न देने का। लेकिन जिन्होंने अपने हिम्मत को, कैपेसिटी को बनाए रखा, वो लोग आई साइट न होने के साथ साथ भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारी चीजों को प्राप्त किए हैं। उनमें से नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जो कि हम देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले लुइस ब्रेल, जो कि व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम है। ठीक है, लुइस ब्रेल जो थे वो एक इम्पेयर्ड यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे। उनको चैलेंज था, वो देख नहीं सकते थे बिना देखे। उन्होंने क्या किया कि पढ़ने के लिए 63 डॉट पैटर्न्स बनाए, यानी कि 63 उनके डॉट पैटर्न से। एग्जाम्पल जैसे सी के लिए 2 डॉट, और ए के लिए 1 डॉट, और टी के लिए इस तरह से 3 डॉट्स बनाए, और जिसको ये CAT पूरा कैट बन गया। यानी कि जो लोग नहीं देख सकते थे वो चीज़ों को टच करके छू लेते थे और उसके बाद उस चीज़ को समझ जाते थे, और बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते थे और उसको समझ जाते थे, और उसके बाद वो पढ़ना लिखना धीरे धीरे सीख जाते थे। लुइस जो ब्रेल थे वो उन्होंने इस तरह से बनाया जिससे कि बहुत ज़्यादा इजी हुआ लोगों को पढ़ने लिखने में, यानी कि वो छू लेते थे, चीज़ों को टच करते थे और उसको आइडेंटिफाई करते थे
कि पहले उनको टीचर्स पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था कि वो अपने आप से जान जाएंगे। पहले टीचर्स उनको टच करवाते होंगे, समझाते होंगे कि ये चीज है, इससे ये वर्ड होगा और इससे ये वर्ड होगा, इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से वो समझ जाते थे और चीजों को टच करते थे और पढ़ते जाते थे, समझ जाते थे कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो इस तरह से डॉट के थ्रू उन्होंने इन्होंने ब्रेल ने दिया था, इसीलिए इसको ब्रेल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, कैंडल्स हो गया, बल्ब हो गया, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसकी अपनी खुद की, जैसे मून है, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होता है, चमकता है, तो वो क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन, यानी कि कुछ लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी बहुत ग्रेट अचीवमेंट किए हैं, उनके कुछ, जैसे इंडियन में रविंद्र जैन, जो कि संगीत प्रभाकर डिग्री इलाहाबाद से ही उनको मिली हुई है, यानी कि ये कैसे थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, ये देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी डिग्री इन्होंने अचीव की है, यानी कि इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, अपनी हिम्मत को बनाए रखा और अपने जो उनके अंदर टैलेंट था उसको बाहर आने दिया, ठीक है। उसके बाद लाल आडवाणी, जो कि एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, फिर रीस्टेबलाइज किया गया इसको, तो ये सारी चीजें इन्होंने किया। और उसके बाद हेलेन किलर की कहानी, जो कि एक लड़की यहाँ की नहीं, ये अमेरिकन है, ठीक है। इन्होंने ये बचपन से ही नहीं थी, ये जन्मजात अंधी नहीं थी, इनको बीमारी की वजह से, जब ये 1.5 साल की उम्र में थी तब इनकी आई साइट चली गई बीमार होने की वजह से, लेकिन ये अपना एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव गर्ल्स थी और इन्होंने अपना हिम्मत नहीं वो किया और पढ़ती ग्रेजुएशन किया इन्होंने। ग्रेजुएशन करने के बाद नंबर्स ऑफ बुक माई लाइफ स्टोरी पे लिखा, यानी कि अपनी लाइफ की स्टोरी पे उन्होंने नंबर्स ऑफ बुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे, यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड लोग भी पढ़ लिख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो नहीं देख सकते या हमें किसी वजह से आई साइट चली जाती है, तो ऐसा लोग, बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। तो इस चैप्टर की वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छे से बुक रीड करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।